नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाल ही में दुबई में कॉप 28 की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में एक शब्द काफी चर्चा में रहा, अनएबेटेड जीवाश्म ईंधन। तो आज की हमारी चर्चा इसी शब्द के इर्द गिर्द होगी। आइए समझते हैं क्या इस शब्द के मायने हैं और क्यों यह चर्चा में रहा। तो अनएबेटेड जीवाश्म ईंधन को हम किन बिंदुओं के अंतर्गत समझेंगे, सबसे पहले उन बिंदुओं पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हम खबर को देखेंगे, फिर देखेंगे ये चर्चा में क्यों था, अनएबेटेड जीवाश्म ईंधन है क्या, कहते किसे हैं, कार्बन कैप्चर जुड़ा हुआ है, इससे संबंधित एक अन्य पहलू है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर नेट जीरो लक्ष्य क्या है उसको ध्यान में रखेंगे और अंत में हम पहुंचेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। साथ ही आपको बता दें कि जीएस प्रश्न पत्र 2 और 3 दोनों ही दृष्टिकोण से आप इस संदर्भ को देख सकते हैं। बात अगर खबर की करें तो व्हाट डज अनएबेटेड फॉसिल फ्यूल मीन एंड कैन कार्बन कैप्चर हेल्प अचीव नेट जीरो। तो ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है और इसी खबर के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी। बात अगर करें क्यों चर्चा में है, तो आपको पता है कि हाल ही में कॉप 28 आयोजित किया गया यूएई के दुबई शहर में, और इस बैठक के दौरान कॉप 28 की जब बैठक हो रही थी तो उसमें जलवायु समझौते को लेकर जो ड्राफ्टिंग की जा रही थी, तो उस ड्राफ्टिंग के दौरान उस ड्राफ्ट को तैयार करने के बीच में यह चिंता महसूस की गई कि कैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि कॉप 21 में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, पेरिस सम्मेलन में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उसकी दिशा में आगे बढ़ने के लिए निरंतर वैश्विक समुदाय प्रयास कर रहा है। और इसी के अंतर्गत यह देखा गया कि इस उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ ऐसे कार्य निर्धारित किए जाए जिसको सबके ऊपर बाध्यकारी बनाया जाए कि उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो इसी में यह शब्द काफी चर्चा में आया, अनएबेटेड जीवाश्म ईंधन। अब देखें, अगर बात करें तो कॉप 26 में भी इस बात को दोहराया गया था कि इस दिशा में प्रयास किया जाएगा। इसमें यह हुआ कि 2021 का जो लक्ष्य है, 2021 में कॉप 21 में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उस तक पहुंचने के लिए जो बेरोक टोक कोयला बिजली के तहत जो दहन हो रहा है उसमें कैसे क्रमबद्ध रूप से कमी लाई जाए, इसके लिए कॉप 26 में चर्चा की गई थी। तो इस वजह से इस संदर्भ को अगर देखें तो अनएबेटेड जीवाश्म अध्ययन यहीं पर फिर से सुर्खियों में आया। तो आइए समझते हैं क्या है। अगर बात करें अनएबेटेड जीवाश्म ईंधन की तो दो कॉन्सेप्ट है, एक अनएबेटेड और दूसरा है एबेटेड। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन जो होता है, इसको हम पहले शुरू करें इस चर्चा को, उससे पहले समझ लें कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जो हर व्यक्ति हो, चाहे जंतु हो या वनस्पति हो, उसके अंदर कार्बन होता है, और ऐसे कार्बन जब हम हजारों वर्षों तक ये हमारा शरीर या वनस्पतियों का शरीर धरती के नीचे दबा रहता है, तो वो भूगर्भिक भंडार के तौर पर ये कार्बनिक पदार्थ जमा रहते हैं, तो उसमें ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद यही जो भूगर्भिक पदार्थ के रूप में जो संचित हैं, वो मृत पौधे हों चाहे मृत जानवर हों, तो वो कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में उनका रूपांतरण होता है, और इसी को जीवाश्म ईंधन हम कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में। अब क्या होता है कि इन्हीं जीवाश्म ईंधनों का जब हम इस्तेमाल किए, बड़ी मात्रा में इनका इस्तेमाल हो रहा है, चाहे उद्योग हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आज निरंतर इनका बहुत तीव्र गति से इस्तेमाल हो रहा है, और उसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। क्यों सामने आ रहे हैं दुष्परिणाम? क्योंकि जब इनको जलाया जाता है, जीवाश्म ईंधनों का जब दहन होता है, तो उसमें से एक गैस निकलती है CO2, और आपको पता होगा कि CO2 जो है वो ग्रीन हाउस के लिए सबसे प्रबल गैसों में एक है। तो ग्रीन हाउस गैस जब निकलेगी तो वो क्या करेगी? ग्लोबल वार्मिंग जैसी, वैश्विक तापन जैसी घटना को अंजाम देगी। तो ऐसे में जीवाश्म ईंधन का अगर दहन होगा, उससे CO2 और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा, अगर यह प्रक्रिया बिना रोक टोक के चलती है तो इसको संज्ञा दी जाती है अनएबेटेड की। अनएबेटेड जीवाश्म ईंधन अर्थात जीवाश्म ईंधनों का दहन होना, उनसे CO2 का निकलना अगर अबाधित रूप से चल रहा है, बिना रोक टोक के चल रहा है, तो उसके लिए अनएबेटेड जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। अब एबेटेड जीवाश्म ईंधन क्या है? तो एबेटेड ये है कि अगर उसमें कोई सीमा तय कर दी जाए कि फला लेवल तक इसको कम करना है, अर्थात इस लेवल तक, इस स्तर तक इसको कम करना है, अर्थात हम जब हानिकारक उत्सर्जन को किसी भी स्वीकार्य स्तर पर एक लेवल हम डिसाइड कर लेते हैं कि इस लेवल तक कम करना है, जब उस पर कम करने की बात आती है तब उसको हम एबेटेड की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात दोनों में भेद एकदम कॉमन है। पहली श्रेणी के अनएबेटेड में क्या है कि बिना रोक टोक के वो गतिविधि चलती है, और दूसरे में एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है एबेटेड में। अब समस्या यह है कि क्या अनएबेटेड और बेटेड में जो सीमा की बात यहां पर की जा रही है,
क्या इसमें कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित की गई है? तो इसमें अस्पष्टता दिखाई देती है। इसको लेकर बार बार बात उठती है कि कोई स्पष्ट रूपरेखा बनाई जानी आवश्यक है। अब देखिए, इसमें अंतरराष्ट्रीय और सर्वसम्मत परिभाषा भी नहीं मिलती है कि एक मानक निर्धारित कर दिया जाए, व्यापक रूप से उसको परिभाषित कर दिया जाए कि एक एक बिंदु क्लियर हो कि इस लेवल तक जाना है, फला देश की कंडीशन के हिसाब से ये शर्त है, इस देश की कंडीशन के हिसाब से ये शर्त है, तब तो ठीक है। लेकिन ना तो ऐसी सर्वसम्मत परिभाषा है और ना ही कोई अंतरराष्ट्रीय रूप से मानक है, जिसकी वजह से इस पर एक ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है। अब देखें, आईपीसीसी की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में भी पूरे व्यापक रूप में तो हम नहीं कहेंगे, उसके एक फुटनोट में इसकी एक परिभाषा, अब तक जो स्पष्ट परिभाषा मानी गई वो वही एकमात्र मिलती है, और वहां भी इतनी अस्पष्टता है कि अलग अलग देश अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं। अब देखिए, अनएबेटेड जीवाश्म ईंधन बिना किसी हस्तक्षेप के उत्पादित और उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन है, इसी को संदर्भित ये करता है। अब यहां पर आईपीसीसी की रिपोर्ट में इतनी सी बात बता दी गई, और साथ ही अब दूसरी बात क्या कही जा रही है, वहीं एबेटेड शब्द का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में 90 से 95% की कमी हो। अब इस पर अलग अलग देशों ने अपने अपने तरीके से आपत्ति जताई। इस परिभाषा को लेकर, इन बिंदुओं को लेकर क्या आपत्ति जताई? जब COP28 में बैठक हो रही थी तो उसमें इन बिंदुओं को लेकर आपत्ति के क्रम में कहा गया कि जो ऊर्जा सुरक्षा है और ऊर्जा सामर्थ्य है वो हर देश के लिए आवश्यक है। बहुत से ऐसे छोटे देश हैं जिनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और बड़े देशों से जहां पर उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है उनसे अगर तुलना किया जाए तो उनकी स्थिति, उनके संदर्भ को ध्यान में रखते हुए तब उनके हिसाब से एक पॉलिसी होना चाहिए, अर्थात अलग अलग देशों के लिए अलग अलग पॉलिसी होनी चाहिए। स्पष्ट तौर पर एक व्यापक परिभाषा की भी मांग की गई कि एक ऐसी परिभाषा बनाई जाए जिसमें सबकी स्थितियों का ध्यान रखा जाए। साथ ही जब मीथेन कटौती की बात आती है, यहां आप इस संदर्भ से समझें तो 50 से 80% तक की कटौती की बात की जाती है। अब कुछ ऐसे देश हैं जैसे नॉर्वे और नीदरलैंड की बात कर लें, इनका कहना है कि हमारे यहाँ पहले से ही इसका स्तर काफी कम है, तो अगर हम इस लेवल की कटौती करते हैं तो हमारे लिए ऊर्जा सुरक्षा और सामर्थ्य के दृष्टिकोण से यह ठीक नहीं होगा। उसी तरह से कुछ ऐसे देश हैं जहां पर उत्सर्जन की मात्रा काफी अधिक है, जैसे अमेरिका और उत्तरी अफ्रीका के देश हैं, तो वहां के लिए तो ये बात चलिए ठीक है। साथ ही अब इस स्थिति को देखते हुए ये डिमांड की जा रही है कि एक ऐसा बेंचमार्क बनाया जाए जो अलग अलग देशों के उत्सर्जन की क्षमता या उत्सर्जन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाए। साथ ही अब अगर बात करते हैं तो इसमें कहा जाता है कि 90% कार्बन कैप्चर की बात की जा रही है, तो बाकी जो 10% है, अर्थात 10% उत्सर्जन को हम एक तरह से अलाउ कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो 10% उत्सर्जन होगा तो वो नेट जीरो का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम कैसे पाएंगे? शायद उसमें हम पहले से ही पिछड़ रहे हैं और ऐसी स्थिति में हम और पिछड़ेंगे। तो ये कुछ चिंताएं और आपत्ति दर्ज की गई अलग अलग देशों के द्वारा। साथ ही ये कहा गया कि जो देश जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं वो ये मान सकते हैं कि 1% जैसी अगर मामूली कटौती भी कर दिए तो भी वो कहेंगे कि हम एबेटेड श्रेणी के दायरे में हमको लाया गया। तो एक स्पष्ट बेंचमार्क का निर्धारण बहुत जरूरी है कि इस देश के लिए इतनी कटौती अनिवार्य है, इस देश की परिस्थितियों के हिसाब से इतनी कटौती अनिवार्य है। साथ ही इस शब्द की अस्पष्ट परिभाषा से जो COP21 के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसमें आईएनडीसी ने क्या कहा था, अर्थात इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन था, हर देश को अपना लक्ष्य निर्धारित करने की अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार स्वतंत्र छोड़ा गया। तो उसके तहत अगर बात करें तो वैश्विक लेवल पर तो जो निर्धारण हुआ था ही, हर देश अपना अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी और वैश्विक तापमान का जो था लक्ष्य की 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको सीमित रखेंगे, वो लक्ष्य पूरा करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। अब कार्बन कैप्चर की अगर बात करें, कार्बन कैप्चर स्टोरेज की बात करें, क्या है कार्बन कैप्चर स्टोरेज, इसको समझ लेते हैं। तो आप देखेंगे कि कार्बन कैप्चर जैसा नाम से ही लग रहा है कि कार्बन को कैप्चर करना, अर्थात जो उत्सर्जन के फलस्वरूप जो कार्बन निकला है उसको कहीं ना कहीं कैप्चर करके कंट्रोल करने की एक प्रक्रिया है। क्या है प्रक्रिया? तो औद्योगिक प्रक्रियाओं में जो जीवाश्म ईंधन का दहन होता है, जीवाश्म ईंधन जब जलता है, चाहे वो पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस हो या कोयला हो, तो उसके जलने से CO2 का उत्सर्जन होता है और इसी को कम करने के लिए पर्यावरण में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको कार्बन कैप्चर स्टोरेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें बेसिकली इसको चरणों में दो सेगमेंट में हम बांट सकते हैं। एक होता है पॉइंट सोर्स
देख सकते हैं CCS जिसको कहा जा रहा है। इसमें क्या होता है कि जो उत्पादन स्थल है, जहां पर कोई भी औद्योगिक इकाई है, उसके उत्पादन स्थल पर ही, उसी पर इसको कैप्चर कर लिया जाता है। तो जब उत्पादन स्थल पर ही कैप्चर कर लिया जाएगा तो इसको पॉइंट सोर्स कहा जाता है। इसमें भी कुछ अलग अलग चरण है, वो आगे बताते हैं। और दूसरा है डायरेक्ट एयर कैप्चर, DAC। इसमें पहले से अगर कोई उत्सर्जन हो चुका है CO2 का, वो वायुमंडल में मौजूद है, तो उसको हम इस श्रेणी के अंतर्गत, वायुमंडल में पहले से उत्सर्जित CO2 को कैप्चर हम इस श्रेणी के अंतर्गत करते हैं। अब देखें पॉइंट सोर्स जो होता है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसके कुछ चरण होते हैं। जैसे पहला चरण जो होता है वो कैप्चर होता है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे औद्योगिक कहीं क्षेत्र है, वहां से अगर विभिन्न गैसें निकल रही हैं तो वो गैसों का समूह है, लेकिन उसमें से जो ग्रीन हाउस गैसें, विशेष रूप से CO2 है, उसको कैसे फिल्टर किया जाए। तो प्रथम चरण में यहाँ क्या होता है कि औद्योगिक प्रक्रियाओं में, जैसे विद्युत उत्पादन ही हो गया, तो विद्युत उत्पादन के तहत अगर कोयले का दहन हो रहा है तो वहां से सबसे पहले निकली हुई उत्सर्जित जो गैसें हैं उसमें से CO2 को फिल्टर करने की प्रक्रिया कैप्चर के अंतर्गत आएगी। दूसरे चरण में क्या होता है, संपीड़न और परिवहन। संपीड़न का मतलब होता है कि किसी बड़े क्षेत्र से उसको सिकोड़ कर एकदम छोटे क्षेत्र में ले आ देना और फिर उसको, उसका परिवहन आसानी से ताकि किया जा सके पाइपलाइन के माध्यम से या जिस भी तरीके से। तो संपीड़न और परिवहन उसका होता है। और तीसरे चरण में फिर क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, अर्थात जो वो उत्सर्जित और संपीड़ित और परिवहन करने के बाद दूसरी जगह उसको ले जाते हैं, और ले जाने के बाद उसको भूमिगत चट्टानों के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। और ये चट्टानें 1 किलोमीटर या उससे अधिक गहराई में स्थित होती हैं, और कई बार तो ये दशकों तक वहां पर संग्रहित रहती हैं, वहां पर सुरक्षित रहती हैं। तो ये है कार्बन कैप्चर, स्टोरेज। अब एक नजर डालते हैं कि नेट जीरो लक्ष्य क्या है। नेट जीरो लक्ष्य की अगर बात करें तो नेट जीरो से आपको सुन के ऐसा लगता होगा कि उत्सर्जन को ही जीरो कर देना है। यह संभव नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी जरूरी गतिविधियां हैं, उनको बंद नहीं किया जा सकता है। तो नेट जीरो लक्ष्य होता क्या है फिर? नेट जीरो को समझने के लिए सबसे पहले आप ध्यान ये रखें कि इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, कार्बन तटस्थता। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो उत्सर्जन है उसको शून्य पर तो हम नहीं ले जा सकते, लेकिन उसकी भरपाई हम कर सकते हैं। भरपाई कैसे कर सकते हैं? तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको हम अवशोषित कर सकते हैं। कार्बन जो अभी स्टोरेज की बात की गई है उसके माध्यम से उसको हम हटा सकते हैं इन्वायरमेंट से। उसके बाद उसका निष्कासन कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि महासागर और जंगल, इन दोनों में कार्बन सिंक की जो अवधारणा है उसके तहत हम इनको अवशोषित करके रख सकते हैं। जंगल ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जा सकते हैं, महासागरों को कार्बन सिंक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही जो वायुमंडल है उससे गैसों को हटाने के लिए कार्बन कैप्चर और भंडारण की विधि जो अभी पीछे बताई गई है उसका इस्तेमाल होता ही है। अब आप देखें COP21 में जो लक्ष्य निर्धारित हुआ था उसके तहत, INDC के तहत, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत भारत ने भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि 2070 तक हम क्या करेंगे, हम शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। COP26 में हम कहें तो भारत ने इसका वादा किया था, और COP27 में इसने अपना दस्तावेज भी प्रस्तुत कर दिया था कि हम 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य है जो उसको प्राप्त कर लेंगे। तो बेसिकली नेट जीरो का जो लक्ष्य है वैश्विक स्तर पर COP21 के अंतर्गत दी गई जिम्मेदारियों के तहत ही INDC के द्वारा ये प्रदान की गई कि हर देश अपने अपने हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से लक्ष्य निर्धारित करे। तो उसी के अंतर्गत भारत ने भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य वो प्राप्त कर लेगा। और शून्य उत्सर्जन का मतलब ही हुआ कि कार्बन तटस्थता की जो परिकल्पना है उस तक भारत पहुंचने की कोशिश करेगा इन विभिन्न संदर्भों का प्रयोग करते हुए। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की है, लेकिन उससे जाने से पहले, उस तक पहुंचने से पहले आपको एक सूचना दे दें कि सामान्य अध्ययन का फाउंडेशन कोर्स जो है उसके लिए जो बैच है वो प्रारंभ हो चुका है अलग अलग शाखाओं में। हमारी मुखर्जी नगर शाखा की अगर बात करें तो 29 दिसंबर से, वहीं जयपुर शाखा में 18 दिसंबर से, साथ ही अगर प्रयागराज की बात करें तो 27 दिसंबर से, करोल बाग में 21 दिसंबर से, लखनऊ शाखा में 27 दिसंबर से फाउंडेशन कोर्स आरंभ हो चुका है। फाउंडेशन कोर्स जो है प्री और मेंस दोनों के लिहाज से शुरू किया गया है आपकी तैयारी को धार देने के लिए। इसमें मैगजीन के साथ साथ नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। 18 महीने तक का इसमें पैकेज होता है। इसमें टेस्ट लिया जाएगा, आपको एक एक्सपर्ट टीम के माध्यम से आपकी मदद की जाएगी। और साथ ही अगर आप ऑफलाइन कोर्स में दाखिला लेते हैं तो आपको 3 वर्ष के लिए एक्सेस किया जा सकता है, ऐसा एक ऑनलाइन कोर्स आपको उपलब्ध कराया जाता है। अंत में आते हैं हम संदर्भ की आखिरी कड़ी, अर्थात परिपाटी हमारी प्रश्न की होती है, प्रश्न की तरफ। तो COP28 कहां आयोजित किया गया
इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके ऑप्शन है दुबई, पेरिस, शर्म अल शेख और ग्लासगो। उम्मीद है आपने अगर संदर्भ को ठीक से समझा होगा तो जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।